मेरा नाम सरफराज है और आज मैं बात करूंगा कि ये देशभक्त व्यापारी मैंने शुरू क्यों किया है। इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा आपको इमर्सिव है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स, ये जो पॉलिसीज़ हैं ये ही डिसाइड करती है कि कंट्री कहाँ पे जाएगी। 2047 का हम सबका जो ड्रीम है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसे बनाने के ड्रीम में जो बिजनेसमैन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें होती है उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पैसा है ये जनरेट जो किया जाता है ये बिजनेसमैन के थ्रू किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें मिलती है, जो भी पैसे मिलते हैं, वो 2 तरीके से मिलते हैं। पहला जो तरीका है वो टैक्स के थ्रू मिलता है। दूसरा तरीका है एक सर्विस वो देते हैं लोगों को और उसके लिए वो चार्ज करते हैं, फीस एंड ऑल। तो अगर वो टैक्स के थ्रू कोई भी पैसा लोगों से ले रहे हैं जो कि वो यूटिलाइज करते हैं कंट्री में लोगों की हेल्प करने के लिए, वो पैसा आपको मोस्टली 2 कैटेगरीज के थ्रू आता है। या तो वो बिजनेसमैन एज अ टैक्स जो कि कॉर्पोरेट टैक्स पे करता है, बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पे किए जाते हैं, उसके थ्रू आता है। दूसरा जो आता है वो आता है इनकम टैक्स के थ्रू। मोस्टली ये 2 कैटेगरीज है। या तो जो उत्पादक या बिजनेसमैन है वो पैसे दे रहा है सरकार को, या तो लोग पैसे दे रहे हैं सरकार। सोशल इनिशिएटिव हो भी रहा है अगर इस देश में, तो सोशल इनिशिएटिव की जो कंट्रीब्यूशन की शुरुआत है वो एक बिजनेसमैन करता है। अब जब पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों सेम चीज़ के लिए काम करता है, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको हाथ मिलाते हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस भी उनको होते हैं, और जिसको क्रोनिक कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉलिटिशियंस and businessmen working together for their own personal benefits। अब मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे देश में लोग पॉलिटिक्स के बारे में जान रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे, तो इंडियन पॉलिटिक्स को एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिजनेसमैन की आवाज़ बनना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और देशभक्त व्यापारी वही काम करेगा ताकि जो भी इंडियन पॉलिटिक्स है उसको हम लोग एक बिजनेस के एंगल से देखें। एक बिजनेसमैन का दर्द मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। पॉलिटिशियन से पूछना चाहूँगा कि वो बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो इस इकोनॉमी के लिए क्या कर रहे हैं। ये हमारा कोर विजन, कोर मिशन है कि हम लोग जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिशियंस है, उनको एक बिजनेसमैन के आईने से देखें। तो आज के लिए मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक हो रखा है, वो है टैक्सेशन इन इंडिया। टैक्स वो अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट लेती है और उस टैक्स से वो लोगों की हेल्प करती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। जीएसटी आया था इंडिया में, उससे पहले हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टैक्स स्लैब्स थे। स्टेट टैक्सेस था, वैट था, जो कि बिजनेसमैन पे करता था। जीएसटी के आने से चीज़ें स्ट्रीमलाइन और स्मूथ हो गई, पर धीरे धीरे हमने देखा कि जीएसटी स्लैब बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। 28% जीएसटी है बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स में, उसके ऊपर भी सेस लगाया जा रहा है। और अभी जीएसटी काउंसिल ये भी डिस्कस कर रही है कि एक और नया स्लैब बनाया जाए 35% स्लैब का। अगर आप डेटा देखिएगा तो इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी सरप्लस टैक्सेस है, सरप्लस कैश फ्लो है, पर फिर भी हम लोग प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। और ये जो अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं आज के टाइम में, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन अगर मैं बात करूं तो 30% वो इनकम टैक्स देता है। बाकी वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है अराउंड 5% से लेके 28% वो जीएसटी पे करता है उस प्रोडक्ट पे। अगर वो सेविंग्स करता है तो सेविंग्स पे भी अगर कोई भी चीज़ एप्रिशिएट हुई है उस पर भी वो टैक्स देता है। कोई चीज़ बेचता है उस पर भी वो टैक्स देता है, कोई चीज़ खरीदता है उस पर भी वो टैक्स देता है। और एटलीस्ट 45-50% जो उसका अमाउंट है वो टैक्स में जा रहा है। अब ये जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इस टैक्स से उसको बेनिफिट क्या मिल रहा है? एजुकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें
तो ये ट्रेंड है कि सारे इंसान एटलीस्ट K-12 तक, मतलब 12th क्लास तक अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। और अचानक से ये आइडिया पूरा फ्लिप हो जाता है जब हम कॉलेज की बात करें। सारे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ही प्रॉब्लमेटिक होता तो स्कूल क्यों खराब है और कॉलेजेस अचानक से कैसे अच्छे हो गए? तो यहाँ पे जो गैप है वो मैनेजमेंट का और वो विजन का है। एजुकेशन हमारी कंट्री में एक राइट है बच्चों के लिए, इट्स अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सरकार को करना चाहिए, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को। और उस एजुकेशन में हम लोग बच्चों को बिजनेसमैन कैसे बनाएं वो इम्पॉर्टेंट है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सेकंड बात करते हैं हम लोग रूट्स की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है इंडिया में तो लोग क्यों मर रहे होते कार लेने के लिए? आज भी अगर आप देखिएगा, रियलिटी देखिएगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंप्लीटली फेल हो चुका है हमारे कंट्री में। ट्रेन्स में ओवरलोडेड क्राउड है, ट्रेन्स लेट पहुंच रही है। बस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बस ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउड है, कन्वीनियंस बहुत कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पानी सरकार देती है, बिजली सरकार देती है। मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस से आया था अभी रिसेंटली मेरी शादी में, और वहाँ पे आरओ सिस्टम मोस्टली है नहीं। वो पूछते हैं यार कि अगर सरकार मुझे पानी दे रही है और मैं तो साफ पानी हमारा अधिकार है, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजली की बात करें तो बिजली की जो रेट्स है वो बढ़ती जा रही है, बट वो इस देश के डेवलपमेंट में है। और इस देश के डेवलपमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट इस 5 चीज़ों में डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला, एजुकेशन में डेवलपमेंट। अगर सरकार हमें अच्छा एजुकेशन नहीं दे रही है तो क्यों नहीं दे रही है, क्या प्रॉब्लम है? और अगर वो प्रॉब्लम हम लोग मिलकर सॉल्व कर सकते हैं तो वो हमें सॉल्व करना चाहिए। दूसरा, दैट इज हेल्थ। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कोविड के टाइम में हमने देख लिया था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हेल्थ केयर सिस्टम को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाइएगा तो आप बिल पे कर करके कर्ज में डूब जाइएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बेड नहीं मिलेगा, आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और ये सच्चाई है। अगर मैं बोलूँ कि ये सच्चाई नहीं है और सब कुछ बहुत सही है तो फिर हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको एजुकेशन, चाहे वो छोटे बच्चों का एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज का एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, उसको हम लोग और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चौथी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बिजनेस पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मिडिल क्लास पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पुअर पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रिच पीपल। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव करें? सभी लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, कभी सोचा? क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं ना, वहाँ पे ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ना ही अपॉर्चुनिटीज़। कैसे ग्रो करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? पर क्या हमारा ये जो पूरा देश है वो सिर्फ 8 शहरों में सीमित हो गया है? एटलीस्ट 545 लोकसभा है, और हर एक लोकसभा खुद में इतना सक्षम होना चाहिए कि लोगों को उस लोकसभा से छोड़कर दूसरे लोकसभा नहीं जाना चाहिए। चलो लोकसभा छोड़ दो, स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में लोग माइग्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके स्टेट में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वो चीज़ों को हम लोगों को सुधारना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फैसिलिटीज़ दिल्ली में है वो बिहार के गांव में भी होनी चाहिए। उस पर बात करना, उस पर काम करना। फ्रेंड्स बाकी सारे कंट्रीज़ में भी हैं, उनसे जब मैं बात करता हूँ तो उन्हें लगता है यार ये कैसी बात है, पर ये प्रॉब्लम है इंडिया में और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो लास्ट है वो है कि हम लोग किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमी। इन सब पे हमारी जो टीम है वो पॉलिटिशियन से बात करेगी, उनसे पूछेगी कि आप क्या कर रहे हैं,
क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। आज चेयर पे कोई और बैठा है, कल चेयर पे कोई और बैठेगा, पर मेरी और आपकी ज़िंदगी वही है। और हमें हमारा फ्यूचर अच्छे बनाने का पूरा अधिकार है, हमारी कंट्री को अच्छा बनाने का पूरा अधिकार है। और इस मिशन पे, इस विजन पे, ताकि हमारी कंट्री 2047 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाए, उसके लिए हम आवाज़ बनेंगे और हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे पूछेंगे और सही मुद्दों पे लोगों से क्वेश्चन करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन कम्युनिटी को देशभक्त व्यापारी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, उनके दर्द को समझने की कोशिश करेगा और पॉलिटिशियंस तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। जय हिंद, जय भारत।